अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में मुख्तलिफ हवालों से अपने गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर, अवामी नौइयत के मामलात के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी तफसीलन प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है सियासी नौइयत के मामलात पर, और तस्करा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत सारे सवालात इस वक्त जो जारी सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से मौसूल हो रहे हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर यही कोशिश है कि इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। गो के आज जुमे का दिन है। जुमे के दिन की मुनासबत से उमूमन प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है आज के दिन की अफादियत के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से। जब भी मौका मिलता है वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो बहरहाल कोशिश की जाती है हमेशा कि आज के दिन की मुनासबत से भी गुफ्तगू की जाए और साथ साथ जो अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर बात की जाए। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है, और दूसरी तरफ जो सियासी सूरत हाल जिसका बार बार तस्करा किया जा रहा है वो इस वक्त काबू में नज़र नहीं आती। और इस सारी सूरत हाल की क्या वजह है, यकीनन अवाम से बखूबी आगाह भी हैं और जानते भी हैं कि क्या कुछ अब तक हुआ है और क्या हो रहा है। बहरहाल इस वक्त जितने भी जो सियासी सूरत हाल है या इस वक्त मौशी सूरत हाल है, किसी एक के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। महंगाई के हवाले से जब भी बात की जाती है, जो भी हुकूमत आए ये उसका वतीरा रहा है कि सारी ज़िम्मेदारी पिछली हुकूमतों के ऊपर डाल दिया जाता है, और ऐसा ही कुछ इस दफ़ा भी हो रहा है। यकीनन बहुत सारी चीज़ें आपकी मुशाहिदात में आई होंगी, क्योंकि उनका तस्करा इतना ज़्यादा हुआ है कि यकीनन अगर आपकी तवज्जो इस तरफ ना भी हो तब भी आप मामलात आपके जहन में ज़रूर होंगे। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है, बात को आसान और मुख्तसर करके अगर आपको समझाया जाए कि ये जो अभी इससे पहले जो हुकूमत रही है, मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है, इससे पहले जो एक हुकूमत गई है, जो मौशी फ़ैसले करके गई है उसके असरात बड़ी देर तक नज़र आएंगे। और ये बात इससे पहले भी हम कहते आए हैं, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए निशानदेही करते रहे कि अगर सूरत हाल को काबू ना किया गया तो कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपके सामने है। डॉलर काबू में नहीं आ रहा, कर्ज़ों की शरह बढ़ती जा रही है, महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है, और ये सारे वो मामलात हैं जिनको अगर सही फ़ैसले किए जाते गुज़िश्ता सालों में तो यकीनन सूरत हाल काबू में आ सकती थी। और जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि बार बार निशानदेही की जा रही थी कि जो वफाकी वज़रा थे वो अपने अगर काम पर तवज्जो देते, सियासी बयानात से बाहर आते, और वो जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी कि उनके सिवा सारी दुनिया चोर है, अगर उससे बाहर निकल के अगर कुछ काम किया होता तो यकीनन सूरत हाल ही अक्सर मुख्तलिफ होती। अब मौजूदा हुकूमत पर ज़िम्मेदारी इसलिए आयद नहीं की जा सकती क्योंकि आए हुए अभी बहुत थोड़े दिन उन्हें हुए हैं, और जिस तरह के मौशी मामला जा रहे थे ये सिलसिला वही इस वक्त जारी है। अब इसके आगे बंद बांधना एक इंतहाई मुश्किल काम है, दुश्वार गुजार काम है। और साथ साथ जैसे पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से गुज़िश्ता रात फैसला किया गया, इससे पहले भी ये बात हो रही थी कि अगर जिस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता कीमतों में इजाफा कर रहे थे, अगर उस सिलसिले को जारी रखते तो सूरत हाल शायद इस वक्त थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। यकीनन कीमतें तो बढ़नी थी ही, वो तो नागुज़ीर हो चुकी थी, इससे पहले भी गुज़िश्ता सालों में भी ऐसी ही सूरत हाल थी। कोई एक वक्त ऐसा नहीं आया जिसके अंदर ये सिलसिला रुका हो, लेकिन इस वक्त एकदम इजाफे का मकसद ये है कि इससे पहले क्योंकि हुकूमत ने अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए, मुस्तहकम रखने के लिए वो फ़ैसले नहीं किए, तो मौजूदा हुकूमत को ना चाहते हुए ये फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं। इसका आसान सा जवाब ये है। और इसके साथ साथ अभी मैं देख रहा हूँ कि वो साबिक वज़ीर ख़जाना साहब जो वो बैठे हुए, एक उनका मखसूस चैनल है, उसके ऊपर बैठ के वो बयानात देते हैं, क्योंकि हमारे जैसे चैनल और दीगर जो बहुत सारे चैनल हैं बाकी मानदा जो उनसे सवाल करना चाहते हैं उनको वक्त नहीं दिया जाता। अगर वो आएँ तो यकीनन बहुत सारे सवालात हैं जिसके जब वो अगर जवाब देने के काबिल हुए तो यकीनन उसका दिफा नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल वो महंगाई के हवाले से निशानदेही कर रहे थे कि वही जो आखिरी जिनको वज़ीर बनाया गया था, एक अहम ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी जब वो मुंतखब नहीं हुए थे, उससे पहले उनकी क्या राय थी इस इकॉनमी और साबिक हुकूमत के बारे में, वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सब इससे वाकिफ़ हैं। तो बहरहाल इस अब जो राय में तब्दीली आई है और जिस तरह वो चीज़ों का दिफा कर रहे हैं, तो गुजारिश ये है कि अपने मखसूस चैनल से निकल के अगर हमारे चैनल पर या किसी और चैनल पर आना चाहें तो ज़रूर आइए। सबके पास सवालात एक जैसे ही हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं, उसका दिफा कीजिए। सोशल मीडिया, ट्विटर और इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलें
क्योंकि जो कुछ अभी हुआ है उसके ऊपर प्रोग्राम में आज ज़रूर बात की जाएगी। बहरहाल मौजू की तरफ आता हूँ। बहुत सारे मामला हैं जिसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है, बहुत सारे सवालात भी हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। कोशिश करूँगा आज बड़ी ख़ास हमारी नशिस्त होगी, बड़े ख़ास मेहमान हमने यहाँ मधु का रखे हैं, उनसे तमाम मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी। इससे पहले प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं, बड़ी खुलकर गुफ्तगू आपने की, लोगों ने उसको खासा पसंद भी किया, उसके हवाले से अपनी राय का भी इजहार किया, वो भी आज प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ सईद रशीद साहब की, तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें खुशामदीद कहूँगा। सईद भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, इस वक्त जो जारी सूरत हाल है आप उसका बखूबी जायज़ा ले रहे होंगे। महंगाई की तरफ बात में आते हैं, लेकिन ज़रा सियासी निज़ाम के हवाले से बात करें। देखें अगर जी मैं ये पेट्रोल का ज़रा सा एक बोलूँ, बिलहैसुल कौम हमारी मतलब ज़हनी तौर पे इतनी पस्ती में चली गई है। अब देखिए उन्होंने 8 बजे ऐलान किया कि 30 रुपये बढ़ा रहे हैं। मैं एक डिनर पे गया इधर क्लिफ्टन पे, वापस आ रहा था तो एक पेट्रोल पंप बीच में मज़ार के साथ है। हमारी जो गाड़ी रुकी है ना, वो जो पार्क टावर है ना वहाँ थी और सिर्फ लाइन थे। यार आप अंदाज़ा लगाओ, अगर आप एक दिन में 20 लीटर डलवा लोगे कितने दिन चलेगा? 2 दिन। बिल्कुल ठीक है। वो 20 लीटर पे आप 200 रुपये बचाने के लिए पेट्रोल की खपत को डिसऑर्गेनाइज कर देंगे। सारा एक ही रात में उठा लिया, खाली हो गए सारे। दूसरे दिन इमरजेंसी भी है तो पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको। मतलब बिलहैसुल कौम हमें समझ ही नहीं है हमें करना क्या है। यार बढ़ गई है ना प्राइस, नो यू विल फेस द म्यूजिक। बिल्कुल ठीक है। एक दिन में आप एक टंकी बढ़ा के क्या करोगे? क्या कर लेंगे? हम समझे कोई एक्सीडेंट हो गया, जब हम होते होते करीब पहुंचे तो देखा सिर्फ पेट्रोल पंप पे लाइन थे, अंदाजा लगा। अच्छा बहरहाल ये तो एक हमारा अलमिया है मुल्क का। मैं आज जो आपसे बात करूंगा, एक तो मैं टोटल ओवरऑल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है पाकिस्तान के लिए, और प्लस ये जो जल से जुलूस की क्या अहमियत है, आइए उसकी तरफ। और मैं कोई उससे नहीं करूंगा, मैं एक मैथमेटिशियन के तौर पे आपको कैलकुलेट करके दूंगा। बिल्कुल ठीक है। कल के भी और पहले के बहुत खूब, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा जी। और मैं आज अपने नाजरीन को कहता हूं कि इसको फिक्स कर लें और अपना कैलकुलेटर सामने रख लें, और जो मैं बोलता जाऊं उसे कैलकुलेट करते जाएं। ठीक है। कल जब मैं देख रहा था वो चले हमारे इमरान साहब, तो वो काफी दूर से आ रहे थे, तो पैदल आने वालों का तो कोई सवाल ही नहीं था, मोटरसाइकिल्स का भी नहीं सवाल था, तो सारी गाड़ियों का सवाल था। और वो जो उनके अपने मीडिया के जो चैनल्स हैं वो ये बता रहे थे कि 2.5 से 3 किलोमीटर गाड़ियों की लाइन है। फेयर इनफ, ठीक है, मैं मान लिया। ठीक है। एक गाड़ी आपके ख्याल में छोटी बड़ी प्राडो और ये सब मिला के एवरेज 3 मीटर तो लेंथ होती है उसकी जी, होती होगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर 4000 गाड़ियां आ जाए रोड पे तो 4 3 12,000 किलोमीटर हो गया। और अब आपने देखो 4 लाइनें थी, एक इमरान थे और 4 लाइनें। 12,000 को आप 4 से डिवाइड कर दें तो 3 किलोमीटर हो गया जी। 12,000 डिवाइड बाय 3, 4 तो 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर। तो गाड़ियां कितनी थी? 4,000। एक गाड़ी में जब जुलूस चलता है तो मैक्सिमम 3 से 4 बैठते हैं, किसी में 1 भी होता है, 5 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। ऑन एवरेज मैं 4 गाड़ियां रखता हूँ। बिल्कुल ठीक है। 4,000 गाड़ियां मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए? 16,000। व्हाट इज अ रॉकेट साइंस? 1 लाख 2 लाख। अब मैं आपको बताऊं, 1 लाख गाड़ी के लिए 18 किलोमीटर तक हो। अगर आज इधर जलसा हो रहा है ना, इधर गाड़ी खड़ी हो तो एटलीस्ट आपके केमाड़ी पे दूसरी गाड़ी हो। 18 किलोमीटर कैलकुलेशन से बता रहा हूँ। 16,000 आदमी, 4,000 गाड़ियां और शोर 20 लाख, 2 मिलियन, 3 मिलियन। अब मैं ग्राउंड से आपको बताता हूँ, आप जहाँ बैठे हैं, हाउ मच यू टेक द स्क्वायर फीट? 2 स्क्वायर फीट तो ले रहे होंगे, ये दो। अगर आप खड़े हो जाएं तो 1 तो लेंगे। बिल्कुल ठीक है। 1 लाख आदमी जब बैठेगा तो 2 लाख स्क्वायर फीट हो गया। बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ खड़े नहीं है, कुर्सियां फेंक दें आप, सारे खड़े हैं, तो 1 लाख स्क्वायर फीट हो गया। 1 लाख स्क्वायर फीट को 10.74 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर मीटर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो इतना आता है 18,000 स्क्वायर मीटर कि कम से कम 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर में सरीसर अगर हो जी तो 1 लाख आते हैं। 1 लाख जो मैक्सिमम इस मुल्क के जलसे हुए हैं ना, कभी MQM के दौर में और उसमें,
वो समवेयर जाते थे 60,000 70,000। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने परसों प्रीमियम लीग का फाइनल देखा था मैनचेस्टर उसका, जी 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 बिल्कुल, कितनी बड़ी आवाम थी जब मैनचेस्टर जीता है, सब अंदर घुस गए, सब अंदर आ सर ही सर थे। ऐसे ही 62,000 की एंट्री थी उस दिन। जी ठीक है, बिल्कुल। मैक्सिमम यूरोप के मैंने सारे फुटबॉल के ग्राउंड देखे हैं, मैनचेस्टर का अपना ग्राउंड देखा मैंने मैनचेस्टर में जाके, मैक्सिमम 60 से 80,000 की वहाँ कैपेसिटी है जो ग्राउंड बने। दुनिया का बड़ा क्रिकेट ग्राउंड ये कलकत्ता का ग्राउंड है जहाँ 1 लाख लोग आते हैं। अच्छा, वो शहर, अब ये फुटबॉल मैच का आपने तस्करा किया ना, पूरा शहर ना एक तरह से बंद तो इसको नहीं कहा जा सकता, मतलब आपको हर तरफ एक्टिविटी नजर आती है, यानी आपको पता चलता है वो तो ऑर्गेनाइज लोग हैं, इसलिए ऑर्गेनाइज बंद नहीं होता, बिल्कुल बंद नहीं होता। उन्हें पता होता है कहाँ पार्क करना है, किधर से मैंने पैदल जाना है, किधर मुझे। ये 2000 का क्रिकेट मैच होता है, यहाँ पर आपके 3.5 किलोमीटर यहाँ से सड़क बंद होती है, 3.5 किलोमीटर इधर से बंद होती है, चारों डायरेक्शन से। डू यू नो हाउ मच द कैपेसिटी ऑफ द कराची स्टेडियम? 22,000 है। गद्दाफी स्टेडियम 32,000। जब ये 22,000 भरता है ना, अभी तो मैंने भरते देखा ही नहीं है, जब भरता है ना, ये 2000 लोग गुरु मंदिर तक का सारा ट्रैफिक जैम हो जाता है, ऐसा ही। और जब वो बाहर निकलता है तो 3 से 3.5 घंटे लगते हैं आपको एग्जिट करने में 22,000 आदमी। अब मैं कहता हूँ आप आज उठा के मीनारे पाकिस्तान का स्क्वायर फीट निकाल लें, ऐसा ही, अगर पूरा मीनारे पाकिस्तान कोई भर दे तो 1,75,000 आते हैं स्क्वायर फीट। अब देखें स्टेज जहाँ बनती है तो पीछे का तो खत्म हो गया ना, फ्रंट पे रहेगा, तो आधा उसमें से निकाल दें, तो 75,000 इज द यार्ड स्टिक फॉर द मीनारे पाकिस्तान। जो बहुत ज्यादा भर लेगा गलियां वलियां भर के तो 60,000 25,000, दिस इज द यार्ड स्टिक। इसके बाद फजलुर रहमान बोलते हैं 1 मिलियन, जमात इस्लामी 2 मिलियन, ऐसा ही है, फेक। बिल्कुल ठीक है। टोटल मैक्सिमम जलसे जो अभी इमरान ने भी किए, और सारा इमिटेशन। देखिए कैसे पता चलता है कि आप जिस वक्त जलसा हो रहा है ना, जो अवाम को फोकस करें ना, अब एक लड़की है वो यूं यूं खुजा रही है, कुछ और कर रही है, हिल रही है, और इधर इमरान ने कोई बात बोली और एक आवाज आई, अब वो उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर रही। जब आवाज होती है ना सारे आवाज देते हैं, आवाज उधर आ रही होती है वो उसमें डब कर रहे होते हैं। गुजारिश ये है कि अब बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, इसके स्पेशलिस्ट मौजूद है। मैं अगले दिन प्रोग्राम में तस्करा कर रहा था कि जहां पर आपका वो जो लीडर है या जो भी आप उसको कह लें, वो बात करते करते रुकेगा तो फिर गाना जो है, म्यूजिक जो बैकग्राउंड में पहले से ही चल रहा होता है उसको तेज कर दिया जाता है। इसी तरह जब आप प्रोग्राम का आगाज़ होता है ना, आप देखते हैं टाइटल म्यूजिक आता है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है कि जब एंकर बोलना शुरू करता है उसकी आवाज़ गिरा दी जाती है। तो ये सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा तरीका ये कि आपने देखा होगा एक बर्ड्स आई व्यू देते हैं, एरियल शॉट एक दिया जाता है। अब वो एक मखसूस जगह रखकर जब दिखाया जाता है तो उसमें आपको सारी सर नज़र आते हैं। अगर आप उसका फोकस थोड़ा सा चेंज करें तो वो एकदम से जो है वो खुल जाती है। यही वजह है कि जब ये सियासी जमातें जब अपने जलसे जब ट्विटर फेसबुक के ऊपर लगाती हैं तो एक मखसूस एंगल से दिखाती हैं जहाँ पर लोगों का रश होता है, और फिर जो उनके मुखालिफ जमातें हैं वो वाला व्यू दिखाते हैं जिससे पूरा मजमा नजर आ रहा होता है। तो ये है सारा तरीका जी। तो इनके कंसल्टेंट हैं, मैं 2-3 के नाम जानता हूँ, कभी वो नून लीग में था कंसल्टेंट, अब इवेंट मैनेजमेंट के कंसल्टेंट, वो अरेंज करते हैं, वो मीडिया को बताते हैं आपने फोकस कैसे करना। बिल्कुल ऐसा ही जगह बनाई जाती है मीडिया के कैमरामैन। अच्छा, अब मैं आपको अवाम का बताता हूँ। जी जी जरूर बताइए। इवेंट मैनेजमेंट मैं करता हूँ, आप करते हैं। जैसे तुमने एक जलसा करना जी, बताओ कराची में किस जगह करना है। बिल्कुल ठीक है। इसका सीधा रैशनल है, 1,000 रुपए एक आदमी को देंगे आप, एक मजदा के आप 5,000 देंगे, बस के 10,000 देंगे, सुजुकी के 3,000 देंगे। इधर गैंगस्टर्स हैं सबब्स में, कच्ची आबादियों में जहाँ बेरोजगारी है, चरसी हीरोइन, आप उसको बता दें मुझे 4 मजदा चाहिए, 35 लोग बैठे हों, झंडे उठाए हुए हों, 1,000 रुपए के हिसाब से आप 35,000 वो दे दें जी, 5,000 मजदा का दे दें, 40,000 और 5,000 उस आदमी के दे दें। एक मजदा आपके पास आ जाएगी, आप 10 मजदा बुक करा लें, 1 करोड़ दे दें, आपको मैं 20,000 आवाम खड़ा करके दे दूंगा, और वो आपके बोलेंगे जी है यासिर। दैट्स ऐसा ही है द हकीकत। बिल्कुल ठीक है। इसका कोई जलसे जुलूसों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मैं देखिए आपकी बात को इसलिए मान सकता हूँ क्योंकि मेरा काम है जाके लोगों से मिलना, उनसे सवाल करना और तमाम चीज़ें ऑब्जर्व करना। ये क्या वजह है, ये मैं आपके बात से मैं एक सवाल रखता हूँ कि जब हम जाते हैं इन जलसों के अंदर,
चलें आगे तो चंद एक लोग खड़े होते हैं ना जो इनका ताल्लुक होता है बराह रास्त, उनके घर से कोई एमएनए एमपी होता है जो स्टेज पे होता है तो उनको बिल्कुल अपने सामने जगह मिलती है। अब थोड़ा सा पीछे जाके जब लोगों से सवाल पूछते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या एजेंडा है जिसके ऊपर इनको जमा किया होता है, आप यकीन करें बिल्कुल ब्लैंक बैठे होते हैं, पता ही नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं पता होता कि लिए? हम आए किस लिए। ये हर सियासी जमात के अंदर ये वो है। और इस वक्त जो एक मखसूस जमात जो ये दावा कर रही है कि हमारे पास बड़ी तादाद है, वो मेरे ख्याल में फेसबुक के ऊपर तो है। अच्छा वो भी इस तरह वो ये पकड़े गए क्योंकि वो एक साबिक जो है वो स्पोक्स पर्सन थे या क्या थे, अल्लाह माफ़ करे, उनको मीडिया के आगे उन्होंने छोड़ा हुआ था कि मीडिया जो भी सवाल करे आपने गालियाँ निकालनी है तमाम एंकर्स को, उनको रखा हुआ था। जब उनको पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता ये चला कि जितने भी उनके फॉलोअर्स थे वो सारे जाली थे। वो ख़ास लोग बैठ के जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने कहा हम ये खुद बनाते भी थे, इनके फॉलोअर्स भी बढ़ाते थे, उनकी तरफ से इनके हक में मैसेजेस भी हम पोस्ट किया करते थे। ये है हकीकत जी, ये मैंने खुद किया, आपने मेरे किया। पास PTI में और जब ये परसों नुमाइश में आए थे जी तो मैं तो सबको जानता, जी 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 बिल्कुल। तो मैं टीवी में खास तौर पे नुमाइश की फिटिंग देख रहा था कि मेरे यहाँ के जितने थे उसमें हमारे MNA आफ्ताब सिद्दीकी थे, खुरम शेर जमान थे और वो शहजाद कुरैशी थे और जो जितने थे, सिवाय एक लड़की सरीना उसका नाम है, जो मेरे साथ मेरे कंट्रोल रूम में साथ बैठती थी और मुझे हेल्प आउट करती थी, वो मुझे एक जगह नजर आई और उसने मीडिया से कोई बात की। बाकी डिफेंस के जितने लोग थे मुझे कोई नजर नहीं आया, जाते नहीं है, नहीं जाते, जो MNA MPA की फैमिलियां नहीं जाती, ये सिर्फ कहने की बात है। वो एक अलग माइंडसेट है जहां उसको पता होता है टीयर गैस आएगी तो क्या होगा। और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में इस स्ट्रीट पावर की दो पार्टियां हैं, आप माने या नहीं माने, एक MKM और एक पीपल्स पार्टी, दैट्स इट। बाकी किसी के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, दो शेल चलते हैं सब भाग जाते हैं, पहले पता चल जाए भाग जाते हैं। अच्छा अब मैं कहता हूँ पार्टी के इटसेल्फ क्या गैदरिंग होती है। यहाँ से 14 सीटें हैं, ठीक है, एक सीट पे अब हम कराची डिस्कस कर लें या लाहौर कर लें, ठीक है, लाहौर में भी 14 सीटें हैं, ठीक है, एक सीट के ऊपर 3.5 से 4 लाख की वोटिंग होती है, ठीक है, रजिस्टर्ड वोट, ठीक है, उसमें से 10% किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, 10% का मतलब 30,000 या 35,000। उस 35,000 में से जो वोट में सपोर्ट करते हैं उस पार्टी को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, जिसको उस 10% से इलेक्शन नहीं जीत सकते, बिल्कुल ऐसा ही। अब उस 10% के 35,000, मैं सिर्फ डेटा से बात करता हूँ, बाकी मुझे पार्टियों से वास्ता नहीं है। 35,000, उस 35,000 में से जिनका माइंड सेट 10% का ऐसा है जो जलसे में जाता है, तो वो होते हैं 3500 रुपये, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। 10 आपके हैं हल्के, ठीक है, 3500 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें, 85,000 हो गए। डू यू थिंक कि 3500 से आप एक हल्का जीतेंगे? मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं है। इलेक्शन इज ए साइंस, इट्स ए साइंस, 2+2 साइंस। मैं बोलता था अलविज आपको जब हम इलेक्शन, ये इलेक्शन साइंस है, ये कैंपेन अलग चीज है, इसको साइंस की तरह लड़े, कैसे पोलिंग एजेंट्स बैठेंगे, क्या ट्रेनिंग होगी, किस तरह हमने ऑब्जेक्शंस करने साथ। तो आप बताएं 3500 से कोई इलेक्शन जीते? 35,000 तो आप ले आएंगे, कितने बड़े बड़े जमात इस्लामी जलसे करते हैं, फजलुर रहमान करते हैं, एक सीट भी है कराची में, नहीं है, देखो, मगर वो उनके जो 3500 लोग हैं एक हल्के में, वो जो जमा होते हैं तो 35,000 हो जाते हैं, वो तिब्बत सेंटर से लेके कायद-ए-आज़म के मज़ार तक जमा होते हैं। दिस इज कॉल्ड द जलसा। इससे इलेक्शन नहीं जीते जाते। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन जीतने के लिए आपको बड़े लार्ज स्केल पे अपने एक मैनिफेस्टो का बयानिया बनाना पड़ता है। देखिए, एक तो ग्रुप ऐसा है, आप दुनिया का इल्ज़ाम लगा दें इमरान खान पे, वो नहीं हिलेगा, वो सब गलत है। दुनिया का इल्ज़ाम लगा दें आप MKM वालों पे, वो नहीं हिलेंगे। आप बोल दें उन्होंने मजहब चेंज कर लिया, उन्होंने, नहीं हिलेंगे। नून लीग पे दुनिया का इल्ज़ाम लगा, करप्शन लगी, वो नहीं हिलेंगे। एक तो ग्रुप वो है जो डाई हार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एक ग्रुप ऐसा होता है जो बीच में खड़ा होता है, उसको आपने कन्विंस करना होता है, और एक ग्रुप है वो तो जाता ही नहीं इलेक्शन। 30% की आपकी वोटिंग होती है, आप मुल्क बताएं, 30% पे आपका इलेक्शन होता है, 70% जाता ही नहीं है, तो क्या नुमाइंदगी होगी और क्या वो उस 30% के अंदर वो जो तबका है वो 10% का, उसको आपने एक ख़ास माइंडसेट से सेट करना होता है कि हम ये करने जा रहे हैं ये, और वो सिर्फ ये देख रहा होता है कि यार इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका ये क्या, उसकी वजह से
अगर उसका मूड उठ गया, आंख खुल गई तो जाके वोट डाला था, अदरवाइज डाई हार्ड जाते हैं और वो सारे जाते हैं। अब ये इलेक्शन जो गुजर गया जी, वो आपको सबको पता है किस तरह हुआ था, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, मैं आपको बता दूं। मैं एक हल्के की मिसाल देता हूँ। लोग कहते हैं बेमानी, बेमानी इलेक्शन में कभी हो नहीं सकती है। ठीक है। आप इलेक्शन में जाते हैं, अनाउंस होता है, यासिर आ गए, सारे एजेंट्स बैठे होते हैं, साइन करते हैं, आगे बढ़ता है, ये वोट आ गया, फिर वोट डलता है ना। बेमानी हमेशा वहाँ होती है जहाँ वन साइडेड इलेक्शन हो। एक ऐसा हल्का है जहाँ सेकंड पार्टियां ही नहीं है, डर के मारे भाग गई है, या उनका वोट ही नहीं है, वहाँ आप जितने मर्जी है ठप्पे लगा लें, ठप्पे उसे बोलते हैं। बाकी जहाँ गुजरात के अंदर कोई मुझे बेमानी करके दिखा दे, 60,000 चौधरियों को मिल रहे हैं तो 70,000 किसी को मिल रहे हैं, कैसे करेंगे? एक एक वोट पे लड़ाई हो रही होती है। बेमानी कैसी हुई जी, मैंने टेक्निकली खुद फिजिकली देखा। बेमानी ऐसे हुई कि एक हल्का था, मैं नाम नहीं लेता, जी, जी, वहाँ 250 वोट से एक साहब जीत रहे थे, इधर कराची का हल्का था, शहबाज शरीफ थे उसमें, जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इधर बेमानी करानी थी, ठीक है। अब वोट तो डाल नहीं सकते थे, इलेक्शन खत्म हुआ, लोग चले गए, काउंटिंग शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक है। उस जगह पे कुछ हमारे लोग जिन्होंने करवानी थी वो आए, सही, मैं देख रहा था वो आए। अच्छा। और उन्होंने 350 वोट उस कैंडिडेट के, स्टैम्प तो उनके पास थी, बिल्कुल ठीक है, स्टैम्प तो कहीं नहीं गई ना, उसके ऊपर डबल स्टैम्प कर दी, बिल्कुल ठीक है। तो वो वोट वो रिजेक्ट हो गए। 350 जैसे रिजेक्ट हुए, 100 से वो दूसरा जीत गया। आप दुनिया भर के आप 27 साल तक चैलेंज करें, वो वोट अपनी जगह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक दिस ब्रेक इज के द लिए, इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। सईद रशीद साहब तशरीफ़ फरमा है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं ज़्यादा मुखिल नहीं होना चाहता, ब्रेक की तरफ मुझे जाना पड़ा। बात हो रही थी ये किसी साजिश के हवाले से। सईद भाई, एक सवाल मेरा सुन लीजिए, उसके बाद चाहूँगा इसके ऊपर तबसरा भी कीजिए, जवाब भी दीजिए। जहाँ पर ऐसी सूरत हाल हो कि 2 वक्त की रोटी लोगों को मैसर ना हो, 20 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हों, फिर भी साहब खड़े होकर फरमाते हैं कि जी सबसे कम बेरोज़गारी रही। बहरहाल मैं तो उनकी बातों पे खैर नहीं करता, लेकिन जहाँ पर ऐसी सूरत हाल हो कि तकरीबन मुल्क खाना जंगी की तरफ हो, वहाँ पे क्या किसी की साजिश रह जाती है? मैं बड़ा एक कमज़र, बड़ा कम अक्ल और बहुत ही नासमझ आदमी हूँ। ज़रा मुझे समझा दें कि ये कैसे मुमकिन है। मेरी बात क्योंकि समझ में नहीं आ रही अभी तक कि इसके ख़िलाफ़ कौन साजिश करेगा जो पहले ही तबाही के दहाने पे नहीं, दरवाजे के ऊपर जो खड़ा है। जी, आज का टॉपिक है जी, और आज मैं जो आपसे ऑन एयर अपने नाजरीन से बात कर रहा हूँ, आप इसे गौर से सुनिए। पहला तो एक आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें कि अमेरिका हमें कभी भी अच्छी हालत में नहीं देखना चाहता। ठीक है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, और उसकी सिर्फ एक टेक्निकल वजह है कि हम मुसलमान कंट्री हैं और न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, अगर इसके अलावा हम न्यूक्लियर पावर नहीं होते, मुसलमान होते, टॉलरेट करता। अगर हम मुसलमान नहीं होते फिर भी टॉलरेट करता। अच्छा, एक सवाल और मैं इसमें शामिल करूंगा, इसकी भी वजाहत फरमा दें। अगर हमारे खिलाफ है अमेरिका, बच्चे हमारे पोलियो से, नस्लें ख़राब हो रही हैं, पैसा वो खर्च कर रहे हैं, हमारे पास बदतरीन मौशी बहरान आया, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, स्कूल हमारे पास भैंसे गधे हमने उसके अंदर बांध दिए हैं, उनको ठीक करने के लिए पैसे वो दे रहे हैं, सड़क बनाने के लिए नहीं है हमारे पास, चलने के लिए नहीं है छोटी आबादी, पैसे वो हमें दे रहे हैं, हमारे लोग यहाँ से रोज़गार की तलाश में जा रहे हैं, वो रोज़गार दे रहे हैं, अपने लोगों से शादी करवा रहे हैं, वहाँ पे उनको नेशनलिटी दे रहे हैं। आप नाम लेते जाएं, मैं बताऊं, अगर ये दुश्मनी है तो फिर मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा हमारी खुशकिस्मती क्या होगी कि हम उससे अगर दुश्मनी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये कौन सी दुश्मनी हमसे निभा रहा है, वो ये बता दें। देखें, बस मैं आपको इसको समझाता हूँ। वो कभी भी एक रशिया में ऐसी स्टेज आई थी कि वहाँ फाके आ गए थे जी, अमेरिका ने अपना गंदम वहाँ भेजा था, ठीक है, लोगों ने बोला यार इतनी दुश्मनी, और फिर उन्होंने कहा अगर कौम उस स्टेज पे आ जाए जहाँ बिल्कुल उसकी जिंदगी मौत हो ना, तो फिर वो विन कर जाती है। ठीक है, फिर वो डामर से जो है ना शुगर निकाल लेती है। ठीक है, अमेरिका हमें कभी भी उस लिमिट पे नहीं जाने देगा वेंटिलेटर से जहाँ से हम मर जाएंगे। ठीक है, 5 cc का मैं
इंजेक्शन लगाएगा, हमारे सप्लीमेंट का कि हम फिर वापस खड़े हो जाए। और ये सारे पोलियो शोलियो जितने करते हैं ना, ये वो सप्लीमेंट्स हमें दे रहे होते हैं कि ये कौम मरे ना। अगर ये मर गई और इनमें कोई ऐसा लीडर पैदा हो गया जिसने बोला आज के बाद नो कर्जा, नो, हमने खुद ही रोडें तोड़नी है, अपना फल फूल खुद करना है, किसी से बात नहीं करनी ना, ये कौम निकल जाएगी। सईद भाई एक और सवाल जसारत, क्योंकि आपने बात ऐसी कर दी है ना, ये जो लीडर और इनकी पैदावार है ना, ये कहीं कुछ जगहों पर अचानक से हो जाती है कि ऊपर वाले को उस कौम पे तरस आएगा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं आज आपको। लेकिन इसका एक सिलसिला होता है, कौम का एक मिजाज होता है, कौम की एक तबीयत होती है, उनके तरीके होते हैं, उनकी रिवायत होती है। यहाँ तो हम क्लेम करते हैं ना, उनकी उठाकर लेकर आ गए यहाँ पर रिवायत को, वो भी अपना लिया, किसी और की दीवी वो रसूमात थी वो भी अपना ली, वो अपना सब अपना बना लिया, अपना कुछ नहीं है पल्ले। कौम के मिजाज में भी नहीं है, तरबियत में भी नहीं है, और आसान कर दूं घुट्टी में भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ करिश्मे ही हो सकते हैं, इसके अलावा उम्मीद कोई नहीं है। फरमाइए। देखिए, अमेरिका पहले ये पॉलिसी रखता था, चाहे वो इराक हो, ईरान हो, जो भी मुल्क हो, उसकी जिस पार्टी को उसने लाना होता था उसको सपोर्ट करता था। ठीक है। बहुत बैक क्लैश आया उसने बोला ऐसे नहीं चलेगी, जिस पार्टी को हम लाएं उसकी ऑपोजिशन को भी उतने सेट करना पड़ेगा। फिर भी क्लैश आए, फिर उन्होंने कहा नहीं, उस पार्टी के साथ एक छोटी पार्टी, आपके पास जो छोटी पार्टी है, मैं नाम उस छोटी पार्टी को मैंने सपोर्ट करना है। ये तो उन्होंने अपना विजन बना दिया है कि जिस मुल्क में घुसना है। क्या शहनशाह ईरान को अमेरिका सपोर्ट नहीं करता था? किसने उड़ाया? ठीक है। इराक को 31 साल एक डिक्टेटर बैठा रहा, किसने सपोर्ट किया? गद्दाफी को 31 साल किसने रखा? वो यासिर अरफात को किसने सपोर्ट किया? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये उस पार्टी को भी करते हैं, उसकी ऑपोजिशन को भी करते हैं, और खुमैनी को किसने किया ये भी सबको पता है। तो वो उस पार्टी को करते हैं, बैक को करते हैं, उसके बाद अब एक छोटी पार्टी को भी रखते हैं कि इसको कभी प्रॉब्लम करना हो, जो हमारे यहाँ होता है 155 इमरान के, बाकी 27 वोट छोटी पार्टी के, जिस वक्त छोटी पार्टी हटी इमरान हट गए। तो ये इनकी कैलकुलेशन है, माइंड है। आपको पता है वो पूरा एक थिंक टैंक बैठता है। अब देखें, ये पहले डिसाइड कर लें आप कंफर्म कि अमेरिका कभी भी हमें अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने देगा, अभी हमेशा वेंटिलेटर है, और उसके लिए वो साजिश करता रहता है। ठीक है। देखें, आप वकील हैं, जब भी कोई कत्ल होता है तो आप सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? वो इज द बेनिफिशियरी। सबसे पहले ये लॉजिक इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला असूल ये है कि बेनिफिशियरी देखो। ठीक है। अब आप मुल्क को देखें हमारे, अब मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा, और यासिर आप गौर से देखें। ठीक है। पहले वो एक कैंपेन लाए 2000 में, जो 9/11 के बाद उन्हें पता था कि हमें 20 अरब डॉलर तो इन्हें देने पड़ेंगे, मगर उसके अगेंस्ट में 100 अरब डॉलर इनका बर्बाद कर देंगे। ठीक है। वो ऐसा आदमी लाए जो वन मैन शो। लेकिन जब बड़ा डिसीजंस लेने होते हैं ना, चाहे वो ज़िया-उल-हक का दौर था, चाहे वो मुशर्रफ का था, उस वक्त कभी भी आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि ये असेंबली में जाते हैं, वहाँ साद रफीक कुछ बोलता है, फलाना कुछ बोलता है, मगर वन मैन शो जिस दिन होता है ना, बस उसको खरीदना होता है उन्हें, और अपना काम ले लेता है। वन फोन, आइदर यू विद अस और नॉट, दैट्स इट, खत्म। उसने डिसीजन लिया, काम हो गया। वरना असेंबली में जाता है, ये होता मसला होता, आधा मसला यमन का हुआ था ना नवाज शरीफ। तो एक तो वो करता है टारगेट के, जब उसको कोई बड़ा इशू आता है तो वो 2000 में उसने किया, बर्बादी कर गए। उसने बोला ये संभलेगा ही नहीं इनसे, 80,000 लोग मर गए, ड्रोन और ये सारी चीज़ें। मगर उसके बाद हमारी फौज ने बहुत टेक्निक से, और उस वक्त की गवर्नमेंट्स ने, स्पेशली नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह उस दहशत गर्दी को हैंडल किया और स्ट्रीमलाइन कर दिया, और ड्रोन हमले भी खत्म हो गए थे। आखिरी 3 साल में नवाज शरीफ के कोई ड्रोन नहीं हुआ। ये इमरान जो कहता है ना, ये ऑलरेडी खत्म हो चुके थे। वो दोहा के कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई थी, और तो उनको ये नजर आ गया कि जिनको हमने पाला था वो उनका कुछ मुल्क से भी इंटरेस्ट आ गया है। देखें, जो भी सही जरदारी साहब ने कुछ ऐसी चीजें की, जैसे सीपेक का इनिशियल लिया, रशिया से मिले, ईरान से मिले, गैस लाइन की, जिससे उन्हें नजर आ रहा था कि ये जा रहे हैं, अपने रोड मैप पे आ रहे हैं, और अब ये वेंटिलेटर से बाहर आएंगे। और अगर गौर से देखें, 1.1 ट्रिलियन की आपकी मईशत थी, सॉरी बजट था परवेज मुशर्रफ के 2008 में,
जरदारी साहब उसको ले गए 2 ट्रिलियन के बाद, डबल कर दिया 19% हर साल। और नवाज शरीफ 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन पे ले गए। अब इमरान को 4 से 8 पे ले जाना चाहिए था, ये 5.5 पे ले गया और कह रहे हैं बहुत रेवेन्यू जमा कर दिया। आपने 2 ट्रिलियन का नुकसान कर दिया पाकिस्तान। आपको 8 पे खड़ा होना चाहिए था इस वक्त, तो आपके मसाइल हल होते। तो उन्हें नजर आ गया था कि ये अब वो जा रहा है। अब आप सिर्फ बेनिफिशियरी देखिएगा और भूल जाए अभी सारी बातें। बेनिफिशियरी देखें, 2014 से उन्हें नजर आना शुरू हुआ कि इस वक्त हुक्मरान वो हैं जिनका थोड़ा सा विजन है, ये रोड्स भी बनाते हैं, डैम भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी सेटल करते हैं। तो अगर इन्हें हमने 5-10 साल दे दिए तो ये हो सकता है। और आपको पता है उस वक्त की रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक की आनी शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान इमर्जिंग उसमें चला गया है और एक बड़ी उस कुवत में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी डेवलपमेंट थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिजिकली। आज ये इमरान बोल रहे हैं ना, मैं कहता हूँ उस वक्त अमेरिका ने पेनिट्रेट किया धरना, ठीक है, ताकि आपकी मईशत बर्बाद हो। आज उठा के आप गूगल चेक कर लें, 2016 जिस दिन पनामा का रिजल्ट आया है, उस वक्त हमारे रिजर्व थे 22.5 बिलियन के, 22.5 बिलियन के। उसके बाद तो फिर उन्हें पता था कि अब हम जा रहे हैं, उन्होंने केयर ही नहीं किया, अपने प्रोजेक्ट्स पूरे किए और 19 बिलियन का डेफिसिट छोड़ गए। मगर उस वक्त डॉलर कहाँ था, 100 रुपए पे था, ठीक है, और रिजर्व कितने थे, 22.5 बिलियन के। मुल्क तरक्की कर रहा था, ठीक है, उसको लगा बैक। बिल्कुल ठीक है। बेनिफिशियरी कौन है? हाँ, ये बात ठीक है। नहीं सही भाई, मैं चले आपकी बात से चले इत्तेफाक कर भी लेता हूँ। आपने कहा बेनिफिशियरी कौन है, बात समझ में आती है। नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारे पास इतने विजनरी लोग नहीं हैं? अब मैं मुशर्रफ साहब की मिसाल देता हूँ ना, तो यहाँ लोग बुरा मान जाते हैं, कहते हैं यार आप घूमकर उधर चले जाते हैं, वो डिक्टेटर। वो चलें, डिक्टेटर था जो भी था, हकीकत क्या है? मैं और आप इकोनॉमी को देखते हैं। मैं कल भी इसके ऊपर बड़ा लंबा मैंने एक लेक्चर दिया। लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हुआ, आपके मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आई आपके यहाँ, और ज़ाहिर इशूज़ तो हर दौर में रहे। वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, फिर पॉलिटिकल कुछ मिस्टेक्स इसलिए भी हुई क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, इस वजह से। लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखें क्या हुआ, नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस भी हुई जिसके बारे में लोगों को नहीं पता था। पाकिस्तान में उस दौर से पहले लोग 70 मॉडल की गाड़ी चलाते थे और नई गाड़ी ख़रीदने का ख्याल नहीं था। लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हुआ। अब वो इकोनॉमिक एक उसके ऊपर डिबेट है कि वो ठीक है कंज्यूमर फाइनेंसिंग को ग्रो करने के, लेकिन क्या हो रहा था, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे थे, लोग बैंक से लोन ले रहे थे, कंज्यूमर फाइनेंसिंग ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन की तरफ जा रही थी। ये तमाम चीज़ें मैंने और आपने विटनेस की हैं, ऐसा ही हो रहा था। एक और भी साथ चीज़ हुई है, कुछ आम आदमी को नहीं पता कि वो जो कर्जे जिसके लिए आज ये सब कुछ हो रहा है, उन्होंने राइट ऑफ भी किया। ऐसा हुआ, जंग में आ गए थे ना, आ गए थे ना, लेकिन उससे फायदा तो लिया। अब अगर ये सारी चीजें वो प्लान कर रहे थे, तो आप अपनी नेशन के लिए उससे फायदा क्या ले रहे थे, ये तो बताएं। तो मुशर्रफ साहब ले रहे थे फायदा, ऐसा ही था। फिर वही बात है। अब और इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी नेशन को बेनिफिट कर रही थी। कराची जैसा शहर जो आज जो इसकी हाल है, उससे पहले इसी हाल में था ना। वो 500 अरब दिए थे, सिर्फ उन्होंने इंजेक्ट किया 300 अरब रुपया। आप देखें, उन्होंने एक पार्टी जो यहाँ पे रूल करती आई, उसी में से एक बंदा उठा के उन्होंने शहर का नक्शा तब्दील कर दिया। ये क्रेडिट किसको जाता है? अगर आप टोटल दौर देख लें तो जितने मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, पाकिस्तान ने तरक्की वहां की, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। मैं इसका कायल हूं, मैं इसका कायल हूं। देखें, ये जो जमहूरियतें आई हैं ना इंग्लैंड की, आपने तो लॉ पढ़ा है, 200 साल की स्ट्रगल के बाद। अमेरिका की आपको पता है 1800 में कैलिफोर्निया आज़ाद ही नहीं हुआ था, ब्रिटिश रूल था, और पूरे गांव मार देते थे रेड इंडियंस की। इतनी दहशत थी वहाँ, इतनी बदमाशी थी, मगर 100-200 साल लगे होते 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 पाकिस्तान को कुछ टाइम ही नहीं मिला जमहूरियत। इसलिए हमारे सियासतदान ग्रो ही नहीं हुए, डिक्टेटर आए फिर आए। सही है, सही भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन देखें, मैं फिर वही बात बताता हूँ कि आपने जो बीज बोया है ना, फसल वही निकलेगी। पहले तो आप इस चीज को वो कर लें। ये एक बड़ी लंबी बहस है। लोग कहते हैं कि जी आहिस्ता आहिस्ता वक्त कर लें कि जो आप कह रहे हैं ना, रवैये मिजाज के हिसाब से हमारी कौम अगर जमहूरियत के काबिल नहीं है तो आप खत्म कर दें और हमेशा के लिए वन मैन शो करें। और बस आज करना होगा और अभी मेरे वाले साहब ने किताब लिखी थी इस पे कि ये जो जमहूरियत की बात करते हैं अमेरिका इंग्लैंड में, वो 100% टैक्स देते हैं जी, हम नहीं देते।
तो हम उस पे फिट ही नहीं आते। नहीं, हम तो खैर 100% टैक्स की जो हमारे यहाँ शक्ल है वो इसी शक्ल में है ना, जो 30 रुपए बढ़ाए गए, ये उसी की शक्ल है कि और कोई टैक्स ही जो नहीं है एलीट क्लास तब जो साहिब हैसियत लोग हैं, क्योंकि वो नहीं टैक्स देते। अच्छा, टैक्स चोरी का कल्चर अभी बड़ी लंबी वो हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पहले उस कॉन्स्पिरेसी पे को आ जाए, कवर मुकम्मल कर लें। ठीक है। किसकी बेनिफिशियरी हुई? अमेरिका। मुल्क डिस्टेबल हो गया, डॉलर चेंज होना शुरू हो गया, नवाज शरीफ चाहे भाग गए, इसाक डार भाग गए, मगर डिस्टेबल हो गया। इलेक्शन हुए, ठीक है, ठीक है, इमरान आ गए। उसके बाद से अब देखें 2014 से लेके आप देखें मुल्क मुसलसल एट एनी रीजन, इमरान था, ऑपोजिशन थी, पीडीएम थी, मुल्क उस पे जाता रहा, बैक पे लगता रहा, और होते होते अब देखें आज उस पे आ गया है कि बैंकरप्सी में। 2014 में आप सोच सकते थे बैंकरप्सी नहीं था, उसका टारगेट अचीव हो रहा है करते करते। मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो इमरान ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ हुई है, ऐसा नहीं है। इमरान इज ए पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, जो अमेरिका ने प्लान किया है कि इसके थ्रू मुझे इसकी मईशत बर्बाद करनी है, ठीक है, और उसके बाद उन लोगों को नहीं आने देना जो सही कर रहे हैं। ये इदराक कब हुआ वैसे कि ये कोई साजिश हो रही है उनके खिलाफ, या उसका वो हिस्सा उन्हें जिस दिन नो कॉन्फिडेंस आया उस दिन हुआ? हाँ। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ ना, देखें अगर आपके खिलाफ कोई इस तरह की बात हो रही है, आप पहले उसका इजहार कर देते, लोग शायद आपकी बात मान लेते। पहले आप जलसे में खड़े होकर कि मैं दुआ करता हूँ कि ये मेरे खिलाफ वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस लाएं, मैं तो इंतज़ार कर रहा था, सजदे में दुआएं कर रहा था। जब वो आ गई, कामयाब भी हो गई, फिर कहा जी ये तो साजिश का हिस्सा है। अब ये जो फेल्यूर हुआ है ना, ये जो धरने में लोगों ने मुस्तरद किया, लोगों ने कहा हम आपकी बात से मुतमईन नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत लोगों को अंदर यासिर, आप मेरी बात सुन लें जी। अमेरिका ऐसा मुल्क है, मैंने मल्टीनेशनल काम किया, जी। एटलीस्ट 10 ईयर्स के आगे का मंसूबा बनाते थे। हम ये देखते थे कि हमारे अंदर इन्वेंट्री 10 साल में क्या होगी, कितनी सेल वैल्यू होगी, कितना सेल करना है, कितना स्टॉक होगा 10 साल। अमेरिका में ऐसा थिंक टैंक है जो अगले 20 साल का प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान कहाँ होगा, अमेरिका कहाँ होगा, क्या चीज़ें होगा। उनके ज़हन में ये बात थी। आप मुझे बताएं, वो स्टूपिड हैं कि अपने एक लोअर सेक्रेटरी से हमारे एक एम्बेसडर को थ्रेट करवाएंगे? यही तो मैं सवाल नहीं, मैं कहता हूँ थ्रेट करवाया उन्होंने। हाँ, ठीक है, थ्रेट करवाया हुआ है, ये तो मतलब थ्रेट तो हुआ है, मगर वो रोज का होता है। हर रोज एक ऐसा साइफर आता है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। बस हम आज हमने यासीन मलिक पे कितनी बात की है, इंडिया ने क्या उस पर हमें दिया डिमांड कि आप हमारे इंटरनल मामले में बोल रहे हैं। सेम अमेरिका ने जब किया, हमने बोला तुम हमारे इंटरनल मामले में, ठीक है। आपके ख्याल में उन्हें पता नहीं था कि ये बैक फ्लैश करेगा? पता था ना। उन्होंने इंटेंशनली किया, इंटेंशनली साइफर बनवाया, इंटेंशनली इमरान को बोला कि तुमने ये लेनी है। इसलिए फाइनली उन्हें पता था कि मुल्क ने डिस्टेबल होना है। ठीक है, वरना क्या होता अगर इमरान ये कैंपेन नहीं चलाता तो एक बड़े अच्छे तरीके से एक पार्टी हट गई थी, वो आके पूरे मिलके कुछ मईशत को सेट कर लेते, ये उसको समझ आए। उन्होंने कहा नहीं, इसमें भी एक बीज डालो। उन्होंने खुद बोला, खुद बुलाया, खुद उसको एक्सप्लॉइट किया कि ये बात बढ़े और इसको रखे और इससे ये हो, और वो मुसलसल उसको फॉलो कर रहे हैं कि मुल्क स्टेबल नहीं हो। IMF इसको सबको, वो आपको पता है पीछे से वो ही गाइड करते हैं। अब ये सिर्फ ये होगा जब हम घुटने टेक देंगे तो आपकी सऊदी एड भी आ जाएगी, चाइना एड भी चाइना भी डिपेंडेंट है, याद रखिएगा आज भी। और आपका IMF भी आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक भी आ जाएगा, वो फ्रेंच क्लब्स भी आ जाएंगे, सारे आपको एड देना शुरू हो जाएंगे। मगर अब क्या था, उन्हें नज़र आ गया था कि हम वेंटिलेटर से मौत की तरफ जा रहे हैं, तब उन्होंने 5cc हमें लगाना है। कल आप देख लीजिएगा IMF आपको दे देगा 8 अरब और आपकी चीज़ें सेट होनी शुरू हो जाएंगी, और फिर वो इसको फिर आगे तक ले जाएगा, फिर जहाँ देखेगा बहुत आगे जा रहे हैं फिर वापसी करेगा। तो ये इस सीरीज ऑफ कॉन्स्पिरेसी वो नवाज शरीफ के लिए भी हुई, वो जरदारी के लिए भी हुई, वो इमरान के लिए भी हुई, और वो चल रही है मुसलसल। ठीक है, आखिरी बात, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। क्या इसका रास्ता रोका जा सकता है या नहीं? सिर्फ इसका जवाब नहीं, फिलहाल नहीं रोका जा सकता, किसी सूरत से नहीं रोका जा सकता, इसलिए कि बहसुल कौम हम इतने बर्बादी पे चले गए हैं। आप मुझे बताएं, जिस कौम की मईशत बर्बाद हो, आप मेरे साथ अभी डिफेंस चलें जी, आप 5 मिनट में कम से कम 1 अरब की गाड़ी देख लेंगे। बिल्कुल ऐसा, ऑडीज, प्राडो, बिल्कुल ऐसा। यार वो कौम जो बैंकरप्सी पे जा रही है उसके पास ऑडियां हैं,
कैसे? मैं आपसे इस बारे में बात करता हूँ। एक कभी जी, आएगा ही नहीं उनको। नहीं आएगा, बिल्कुल आपने ठीक है सईद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, आपको सहमत देता रहूँगा। जी। प्रोग्राम में बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ हो रही है मुल्की मसाइल के हवाले से, और बड़ी दलील के साथ आपने बात की है, यकीनन सुनने वालों को ज़रूर मुतासर भी करेगी और सोचने पे मजबूर भी करेगी ये जो कुछ हो रहा है। बहरहाल इसका जायज़ा लेते रहें। इस वक्त अगर इन सारे हालात का अगर मुकाबला करना है तो इन सारे हालात से बाखबर रहना ज़रूरी है। तो जनाब एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।